नाइन्थ में क्या सिखा रहे थे, क्लास नाइन्थ में ग्रेविटेशन स्टार्ट किया था, ठीक है। 2 लेक्चर्स हो गए शायद ग्रेविटेशन में, तो मैंने तुमको अभी तक ग्रेविटेशन क्या होता है ये बता दिया है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे कैलकुलेट करना है ये भी बता दिया, और क्या बता दिया था तुमको, और तुमको ये कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए थे, कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे। तो न्यूमेरिकल्स बेसिकली जो है ना, फॉर्मूला तो बहुत ही आसान है, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। प्रॉब्लम्स में मुश्किल होता है इसको सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि पावर्स जो होते हैं वो 10 टू पावर समथिंग, बट मतलब बड़े बड़े पावर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो अगर आप पावर्स वाले टर्म के साथ थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप इस तरह के क्वेश्चन आपको थोड़ा मुश्किल लग सकता है सॉल्व करने के लिए। बहुत ही आसान सा ट्रिक है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आपको क्या करना है, पहले जितने भी न्यूमेरिकल टर्म्स है उसको अलग से हैंडल करना, और जितने भी पावर वाले टर्म्स है उनको क्या करना है, आपको अलग से हैंडल करना है, ठीक है। अच्छा, अब आज क्या करते हैं, आज न्यूटन जो लॉ है, न्यूटन जो फॉर्मूला है उसी में कुछ आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन तुम देखना अलग अलग बुक्स में लिखा रहता है और जनरली ये कंफ्यूज भी करता है लोगों को। क्या है, मान लो ये हमारा अर्थ है, धरती माता, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, धरती माता, और यहां से क्या करते हैं, यहां से एक ऑब्जेक्ट स्मॉल m मास है, ठीक है, मास ऑफ अर्थ सपोज कैपिटल M है, और ऐसा इन जनरल क्या होता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का मास जो है ये बहुत छोटा होगा कैपिटल M के सामने, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं ना कि जब अर्थ के सरफेस से खड़े होकर या अर्थ के सरफेस में खड़े होकर जब स्मॉल m वाले ब्लॉक को ऊपर फेंका जाए, ये जो स्मॉल m वाला मास था इसको अगर ऐसे ऊपर फेंका जाए तो स्मॉल m वाला ब्लॉक ऊपर जाता है, ऊपर जाके रुक जाता है कुछ टाइम के लिए, फिर वापस नीचे आ जाता है। तो हमसे कोई पूछता है कि ये वापस नीचे क्यों आया, तो सीधा सा आंसर बोल देते हैं कि ग्रेविटेशन था भाई, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन था जिसके कारण ये m मास जो ऑब्जेक्ट है ऊपर जाने के बाद ऐसे नीचे गिरना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं किसी भी इंस्टेंट पर अगर मैं बात करूं तो हम क्या जानते हैं, हमने ये पढ़ा था ना, मान लो m1 और m2 दो ऑब्जेक्ट है और इनके बीच का सेपरेशन अगर स्मॉल r है, तो अगर मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है m1 वाले मास पर अगर मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है बिकॉज ऑफ m2 मास, ये m1 m2 ऐसे लिखने का मतलब होता है फोर्स ऑन m1 बिकॉज ऑफ m2। ये m1 m2 अगर मैं जब भी ऐसा लिखूंगा मतलब मैं m1 पर फोर्स कैलकुलेट करना चाहता हूं m2 के कारण, तो m2 क्या करेगा, m1 को इधर खींच रहा है, मतलब ये हो जाएगा फोर्स ऑन m1 बिकॉज ऑफ m2, ऐसा लिख सकते हैं। उसी तरह अगर मैं ये लिखता ना फोर्स ऑन m2 बिकॉज ऑफ m1, तो इसको क्या लिख सकते थे, इस तरह से लिख सकते थे, इसको क्या पढ़ेंगे, फोर्स ऑन m2 बिकॉज ऑफ m1, m1 को क्या पढ़ेंगे, फोर्स ऑन m2 बिकॉज ऑफ m1। अब m2 पे जो फोर्स लगता है m1 के कारण इस डायरेक्शन में होता, ये फोर्स ऑन m2 है बिकॉज ऑफ m1। अच्छा, अब न्यूटन के थर्ड लॉ से हम ये जानते हैं कि m1 पर जितना फोर्स m2 अप्लाई करेगा उतना ही फोर्स m2 पर m1 भी अप्लाई करेगा। क्या इसका मतलब फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ से हम ये लिख सकते हैं ना, m1 m2 फोर्स ऑन m1 बिकॉज ऑफ m2, ये मैग्नीट्यूड वाइज एग्जैक्टली सेम होगा m2 m1 के, लेकिन डायरेक्शन वाइज दोनों एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है। अब एक्शन रिएक्शन पेयर होने के लिए क्या कंडीशन होता था, एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में लगते थे ना, अगर इसके फोर्स को मैं एक्शन बोल रहा हूं तो इसके फोर्स को रिएक्शन बोल रहा हूं, एक्शन m1 पर हो रहा है, रिएक्शन m2 पर हो रहा है, ये बात समझ में आ रहा है। अच्छा, एक्शन रिएक्शन पेयर के बारे में और क्या जानते हैं कि जो एक्शन रिएक्शन पेयर है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, बिल्कुल अलग अलग होगा, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन पे लगते हैं। ये हमने न्यूटन थर्ड लॉ से सीखा था।
अब बिल्कुल सही चल रहा है सर। तुम बोलोगे सर ये सब तो मुझे पता ही है, आप दोबारा क्यों बता रहे हो? क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर आता है, क्वेश्चन यहाँ पर आता है, क्वेश्चन ये पूछते हैं कि जब अर्थ पे खड़े होकर एक ऑब्जेक्ट को ऐसे स्मॉल m वाले ऑब्जेक्ट को अगर तुमने ऊपर फेंका, स्मॉल m वाले ऑब्जेक्ट को अगर तुमने ऊपर फेंका तो क्या देखते हैं कि स्मॉल m का पार्टिकल ऊपर जाकर नीचे आता है। अर्थ ऊपर जाके नीचे क्यों नहीं आ रहा है, या अर्थ में कोई मोशन क्यों नहीं हो रहा है? क्वेश्चन क्या होता है, जैसे मान लो अभी तुम घर में हो, घर में तुमने क्या किया, क्रिकेट बॉल या ऐसे ऊपर फेंका। अब क्रिकेट बॉल तुमने जब ऐसे ऊपर फेंका तो अर्थ भी ऊपर आ गया क्या? पहले अर्थ फर्स्ट वाले फ्लोर पे ना, अब अर्थ आ गया सेकंड वाले फ्लोर पे, या चढ़ के फोर्थ वाले फ्लोर पे आ गया, ऐसा हो जाता है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होता सर। हम जब भी ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकते हैं, तो हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वही ऊपर जाके नीचे आ रहा है, अर्थ के मोशन मतलब अर्थ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब न्यूटन का थर्ड लॉ अगर मैं बात करूं तो जितना फोर्स ऑन m बिकॉज ऑफ कैपिटल M, जितना फोर्स इस पे लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अर्थ पर उतना ही फोर्स ऊपर लगेगा, फोर्स ऑन कैपिटल M बिकॉज ऑफ स्मॉल m। अब अगर तुमको ये लग रहा है कि सर अर्थ का मास बहुत ज्यादा है इसलिए अर्थ मूव नहीं कर रहा, तो वो गलत आंसर। अगर तुम ये सोच रहे हो कि सर मैं ये बोल दूं कि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है सर इसीलिए अर्थ क्या हो रहा है, मूव नहीं कर रहा, तो ये गलत आंसर है। या अगर ये गलत नहीं भी है तो ये इनकम्प्लीट आंसर है, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है। आई होप तुमको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये पूछते हैं कि अगर अर्थ के सरफेस में से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया तो ऊपर जाके वो ऑब्जेक्ट ही नीचे आता है, अर्थ में कोई मोशन क्यों नहीं हो रहा? अब अर्थ में कोई मोशन क्यों नहीं हो रहा, इसका आंसर अपने को कहां से मिलेगा? और वो तुमको ना कंफ्यूज करने के लिए ये भी बोल देंगे कि ये फोर्स ऑन स्मॉल m बिकॉज़ ऑफ कैपिटल M इज इक्वल टू फोर्स ऑन कैपिटल M बिकॉज़ ऑफ स्मॉल m, then why it is only the block that is moving and not the earth। ये क्वेश्चन नोट कर लेना जो मैंने अभी बताया है। अगर दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है then why only the small m block is moving not the earth is moving। अब इसका आंसर अपने को क्या करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। अब इसका आंसर का एक्सप्लेनेशन, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा आप एक करेक्ट आंसर की तरफ नहीं बढ़ सकते। अच्छा, अब क्या करना है, आंसर ढूंढना है। तो आंसर कैसे ढूंढेंगे, तो आंसर ढूंढेंगे न्यूटन के फर्स्ट लॉ से। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, तो वो रुका ही रहना चाहता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो रुका ही रहना चाहता है। कब तक? जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। ऐसा हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा है। अच्छा, क्या अगर मैं ऐसा बोलूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन लाना है, एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन बोलते हैं क्या? तो अगर किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज करना है, मतलब पार्टिकल में एक्सेलरेशन लाना है, तो पार्टिकल पर फोर्स लगाना पड़ेगा क्या? अब तुम खुद से सोचो, अगर मैं बोल रहा हूं कि अर्थ को अगर मूव कराना है, पहले अर्थ क्या था, स्टेशनरी था। स्टेशनरी मतलब ऐसा नहीं कि अर्थ घूम नहीं रहा है, अर्थ घूम रहा है, अर्थ अपने एक्सिस में घूम रहा है, कि वो मोशन के बारे में बात नहीं कर रहे। अर्थ बॉल जो था, बॉल ऐसे ऊपर जाके नीचे आ गया, अर्थ ऐसे नीचे जाके ऐसे ऊपर आया क्या? नहीं। तो हम उस तरह के मोशन की बात कर रहे हैं, इसके अर्थ के घूमने वाले मोशन के बारे में बात नहीं कर रहे। बात समझ में आ रहा है क्या? तो अर्थ जो है वो स्टेशनरी है। अब अर्थ में अगर मोशन लाना है तो अर्थ में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और जो भी फोर्स तुमने अप्लाई किया है, वो फोर्स अगर वेलोसिटी में चेंज ला सके तो पार्टिकल मूव करना स्टार्ट करेगा। ये कभी नहीं सोचना कि अगर ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाया है तो ऑब्जेक्ट चलेगा ही चलेगा। ऐसा कभी मत सोचना कि अगर आपने ऑब्जेक्ट में फोर्स लगा दिया मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो चलना स्टार्ट कर देगा। वो डिपेंड करता है। जैसे इस वाले केस में अगर अभी आप देखोगे तो हमने ये जरूर जानते हैं कि अर्थ और मास एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे हैं, वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि जो स्मॉल m वाला मास का ब्लॉक है वो तो चल फिर रहा है आराम से, लेकिन अर्थ में कोई मोशन नहीं आ रहा है। अच्छा, अब अगर अर्थ में कोई मोशन नहीं आ रहा है, सबसे पहला आंसर होता है क्या आता है, और ये ऑप्शंस में भी रहेगा। अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा
तो ऑप्शन भी तुमको ये लिखा हुआ मिलेगा कि मास ऑफ अर्थ इज वेरी लार्ज। ये आंसर देखो, ये स्टेटमेंट सही है लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। अर्थ का मास बहुत ज्यादा है उसके सामने, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर नहीं है। अब उसका आंसर कैसे ढूंढेंगे तो वो देखते हैं। हमने क्या बोला कि फोर्स ऑन स्मॉल एम ब्लॉक पर जो फोर्स लगेगा कैपिटल एम के कारण वो मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है फोर्स ऑन कैपिटल एम बिकॉज ऑफ स्मॉल एम। ये कहां से लिखा सर? ये लिखा हमने न्यूटन थर्ड लॉ से। न्यूटन थर्ड लॉ। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड, मैं फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूं, फोर्सेस के वैल्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, फोर्सेस के डायरेक्शन के बारे में बात नहीं हो रहा है यहां पर। अच्छा, अब किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो नेट फोर्स लगता है, ये किससे फोर्स देख रहे हैं? स्मॉल एम वाले ऑब्जेक्ट पे। हमने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा है। देखो बेसिकली अगर तुम देखोगे तो ये जो चैप्टर है या कोई भी चैप्टर में आगे जाके न्यूटन के लॉज ही तुमको यूज करने हैं। तो न्यूटन का लॉज से स्टेटमेंट याद कर लेना, न्यूटन का लॉ सीखना नहीं है, न्यूटन के लॉज को अप्लाई करना आना चाहिए। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है, क्या स्टेटमेंट है, क्या एग्जांपल्स है, जब तक ये माइंड में अच्छे से क्लियर नहीं होगा तुम इसके एप्लीकेशन नहीं कर पाओगे। न्यूटन का थर्ड लॉ से मैंने ये स्टेटमेंट लिखा। अब न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो नेट फोर्स लगता है वो उस ऑब्जेक्ट के मास और उस ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर है। हमने न्यूटन का सेकंड लॉ फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? तो हम क्या जब बोलेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर नेट फोर्स लिखना है तो सिंपली उस ऑब्जेक्ट के मास को उस ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो। ऑब्जेक्ट के मास को ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? नेट फोर्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो अगर मैं फोर्स ऑन स्मॉल एम बिकॉज ऑफ कैपिटल एम ये कैलकुलेट करूं, स्मॉल एम वाले ब्लॉक पर अगर मुझे नेट फोर्स कैलकुलेट करना है तो मैं लिखूंगा मास ऑफ स्मॉल एम, ऐसा लिख देना है, मास ऑफ स्मॉल एम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम, ऐसा लिख सकते हैं क्या? नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन अम्मा। तो नेट फोर्स मेरे पास मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया। अब यहां पर फोर्स ऑन कैपिटल एम बिकॉज ऑफ स्मॉल एम, अब अगर मुझे इसका वैल्यू ढूंढना है तो क्या लिखेंगे? मास ऑफ अर्थ इनटू एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ, AE, एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ, ऐसा लिख सकते हैं क्या? मैंने न्यूटन का सेकंड लॉ यूज किया, फर्स्ट लॉ से पहला, थर्ड लॉ से पहला स्टेटमेंट और न्यूटन के सेकंड लॉ से दूसरा स्टेटमेंट। अच्छा, अब अगर मैं इस मास वाले टर्म को या कैपिटल एम वाले टर्म को इधर लिख देते हैं, m डिवाइडेड बाय कैपिटल M इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ऑफ मास m, लिख सकते हैं ना ऐसा? अच्छा, अब ये स्मॉल m के सामने कैपिटल M बहुत ज्यादा है क्या? बहुत छोटे वैल्यू से बहुत बड़े वैल्यू को जब डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो 1 से बहुत छोटा होता है क्या? या इन जनरल उसका वैल्यू बहुत छोटा है ना? अगर मैं ऐसा बोलूं कि स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M, अगर स्मॉल m का वैल्यू कैपिटल M के सामने बहुत छोटा है तो ये जो रेशियो होगा वो लेस देन बहुत छोटा देन 1 होगा क्या? अच्छा, अब ये स्टेटमेंट में m अपॉन कैपिटल M जो है इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या? a एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ मास m लेस देन इक्वल टू 1, हां या ना? अच्छा, इसका मतलब इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है ना, acceleration of earth is very less in comparison to acceleration of mass m। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो आपको साफ-साफ दिखेगा कि स्मॉल m वाले ब्लॉक पर जो एक्सेलरेशन का वैल्यू है वो अर्थ के एक्सेलरेशन के सामने बहुत ही ज्यादा है। या ऐसा बोल सकते हैं कि am के सामने in comparison to am, ऐसा लिख सकते हैं, in comparison to am, acceleration of earth is approximately, ये उड़ता हुआ एरो का मतलब, ये उड़ता हुआ इक्वल टू का मतलब होता है approximately, एग्जैक्टली जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा लेकिन approximately वो कितना है? 0 है। अब अगर अर्थ का एक्सेलरेशन approximately 0 है, अगर अर्थ का एक्सेलरेशन अप्रोक्सीमेटली 0 है इसका मतलब अर्थ के वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया होगा।
अगर एक्सेलरेशन 0 मतलब अर्थ के वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया होगा। अगर अर्थ के वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया इसका मतलब अर्थ स्टेशनरी है क्या? हाँ या ना? तो अगर कोई ये बोलता है ना, इस वाले क्वेश्चन का आंसर कोई ये बोलता कि सर अर्थ का मास बहुत ज्यादा है इसलिए अर्थ में मोशन नहीं हो रहा, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है या इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। गलत नहीं बोलूंगा, इनकम्प्लीट है। आपको क्या बताना पड़ेगा? कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों चलता है? ऑब्जेक्ट इसीलिए चलता है क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन होगा। अगर उसमें एक्सेलरेशन होगा तो उसकी वेलोसिटी की टेंडेंसी चेंज होने की होगी। अगर वेलोसिटी चेंज हुआ, वेलोसिटी मतलब 0 से कुछ वेलोसिटी पे आ गया तो अपने स्टेट को चेंज कर लिया ना, पहले रेस्ट में था मोशन में आ गया, तो रेस्ट से मोशन में लाने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है। अब जो भी फोर्स आप अप्लाई करोगे वो फोर्स क्या करेगा? कुछ एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा। एक्सेलरेशन अगर हुआ इसका मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज हो सकता है। चेंज होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे इस वाले केस में यहाँ पर अर्थ के पास एक्सेलरेशन था, लेकिन वो एक्सेलरेशन इतना नेग्लिजिबल है, इतना छोटा है मास ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m के सामने कि अर्थ में जो एक्सेलरेशन है वो ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 या ऑलमोस्ट 0 के बराबर है। अब अगर अर्थ का एक्सेलरेशन 0 के बराबर है ऑलमोस्ट, मतलब अर्थ के वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा और वो क्या है रेस्ट में। लेकिन मान लो सेम सिनेरियो इमेजिन करना है, मान लो तुम अर्थ के सरफेस पे खड़े होके ऐसे जुपिटर को ऊपर फेंकते ना, अर्थ के सरफेस पे खड़े होके तुमने जुपिटर को अगर ऊपर फेंका, एक कैरेक्टर है ग्रीक माइथोलॉजी में हर्क्यूलिस। हर्क्यूलिस वो बोलते हैं कि हर्क्यूलिस अपने कंधे पे ऐसे अर्थ को उठा के रखता है और जब वो थक जाता है तो इधर से इधर लाता है तो अर्थक्वेक आता है, ऐसा कुछ कुछ वो कहानियां चलती थी ग्रीक माइथोलॉजी में। अब मान लो तुम हर्क्यूलिस जो है, हर्क्यूलिस अर्थ के सरफेस पे खड़े होके जुपिटर को ऐसे ऊपर फेंक रहा है। अब जब उसने जुपिटर को ऐसे ऊपर फेंका ना तो जुपिटर पे मोशन हुआ है, साथ ही साथ अर्थ में भी मोशन होगा। अगर वो सब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि अगर जुपिटर ऊपर गया तो अर्थ किधर जाएगा, अगर जुपिटर ऊपर जाता है तो अर्थ को पीछे जाना पड़ता है, अर्थ नीचे जाएगा, नीचे जाएगा ना, नीचे पीछे जाता है, ये ऊपर गया तो ये नीचे जाना चाहिए, मोमेंटम कंजर्व, हाँ ऐसा ही कुछ होता है। तो अगर तुम अर्थ के सरफेस पे खड़े होके जुपिटर को ऐसे ऊपर फेंकते ना तो अर्थ तो नीचे चला जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आपसे पूछे जाते हैं। कंसेप्ट समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। दोनों में फोर्स सेम है, दोनों में फोर्स सेम है, लेकिन दोनों के एक्सेलरेशन में बहुत डिफरेंस है। मास m, स्मॉल m वाले ऑब्जेक्ट पे जो एक्सेलरेशन है वो बहुत ज्यादा है और अर्थ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसका वैल्यू बहुत कम है। अर्थ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बहुत कम है इसलिए उसके वेलोसिटी में जो चेंज है वो नेग्लिजिबल है और अर्थ मूव नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा आप इसको नोट करो, मैं स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। आगे देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या करेंगे? स्मॉल g से रिप्रेजेंट करेंगे। एक टर्म हमारे पास आया था कैपिटल G। कैपिटल G को मैंने क्या बताया था? कैपिटल G जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। कैपिटल G था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब मैं कैपिटल G के बारे में बात नहीं करने वाला, मैं किसके बारे में बात करने वाला हूं? स्मॉल g। और स्मॉल g को मैंने क्या लिखा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब है, ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी एक फोर्स है क्या? जब अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। तो उस फोर्स के कारण अगर अर्थ ने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया, उस फोर्स के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन क्रिएट होता है उसी को हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी वर्ड का मैंने मतलब आपको बताया था कि जब अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है तो उस फोर्स का नाम होता है ग्रेविटी। अब उस ग्रेविटी फोर्स के कारण किसी भी पार्टिकल पर जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बात समझ में आ रहा है क्या? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब है एक्सेलरेशन on any object, acceleration on any object
because of force due to gravity या because of force due to earth, अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स अप्लाई करता है उसके कारण जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का अपने को वैल्यू कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको रब करके अच्छे से से लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या सिंपल में बोल देते हैं कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी। मान लीजिए अर्थ का सरफेस है और जस्ट सरफेस पे ना एक स्मॉल एम मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये अर्थ का रेडियस है, मान लो अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है कि अर्थ के सरफेस पर एक स्मॉल एम मास का ऑब्जेक्ट रख दिया गया है। अब ये अर्थ का सेंटर था, मुझे कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू। हम क्या जानते हैं कि फोर्स ऑन स्मॉल एम बिकॉज ऑफ कैपिटल एम अर्थ के कारण स्मॉल एम पर जो फोर्स लगेगा उसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, कैपिटल जी प्रोडक्ट ऑफ मासेस अपॉन सेपरेशन। अभी अर्थ का सेंटर यहाँ पर है और इस मास का सेंटर यहाँ कहीं पर, इन दोनों के सेंटर के बीच का सेपरेशन स्मॉल आर का कैपिटल आर का है क्या। तो फोर्स ऑन स्मॉल एम बिकॉज ऑफ कैपिटल एम का वैल्यू लिखेंगे GMM अपॉन आर स्क्वायर, लिख सकते हैं क्या ऐसा। अच्छा, अब हम क्या जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो नेट फोर्स लगता है, इस स्मॉल एम वाले ऑब्जेक्ट पे जो नेट फोर्स लग रहा है, ये नेट फोर्स अपन क्या कर देंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन से इक्वेट कर देंगे क्या। ये ना ऐसा समझो कि इसके सरफेस पे नहीं रखा हुआ, इसके सरफेस से जस्ट ऊपर है, सरफेस पे रखा होगा तो नॉर्मल भी आ जाएगा, नॉर्मल में मजा नहीं करना। अब अभी ऐसा मान लो कि इसके सरफेस से जस्ट ऊपर रखा हुआ है, सरफेस से जस्ट ऊपर रखा हुआ है, और यहाँ पर मैंने बोला कि GMM अपॉन आर स्क्वायर का फोर्स लग रहा है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऐसे लिखते हैं। अच्छा, अब किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो नेट फोर्स लगता है, नेट फोर्स को ऑब्जेक्ट का मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं। मैंने पहले क्या बोला कि इस ऑब्जेक्ट पे अगर मैं बात करूं तो इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स क्या लग रहा है, अर्थ का सेंटर यहाँ पर है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू होता है कैपिटल G मास ऑफ ऑब्जेक्ट मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय सेपरेशन का स्क्वायर। ये जो ऑब्जेक्ट है इसके सरफेस से जस्ट ऊपर है, सरफेस से जस्ट ऊपर है, एग्जैक्टली सरफेस पे नहीं बैठा। अब GMM अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू, अब नेट फोर्स को न्यूटन के सेकंड लॉ से मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं क्या। अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा G से, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा स्मॉल g से। क्यों सर, यही तो कैलकुलेट करने वाले हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसी भी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा वही तो कैलकुलेट करना चाहते हैं ना। तो मैंने फोर्स को m into g से रिप्लेस कर दिया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे इस इक्वेशन में m और ये m कैंसिल कर सकते हैं, मतलब स्मॉल g का वैल्यू आ रहा है कैपिटल G मास ऑफ अर्थ अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर, इस तरह से वैल्यू आ रहा है क्या। अब अगर आप सारे वैल्यूज पुट कर दोगे ना, जैसे कैपिटल G का वैल्यू कितना है 6.67 into 10 to power -11, मास ऑफ अर्थ इज 6 into 10 to power 24 kg। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद यही मास है 6 into 10 to power 24 kg। आप एक बार चेक कर लेना कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ 6 into 10 to power 24 kg है और सेपरेशन कितना है 6400 किलोमीटर्स। किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट कर दो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसका स्क्वायर। अब एग्जाम में जब भी तुमको g का वैल्यू कैलकुलेट करने बोले ना तो इतना लिख देना और इसके बाद इसका वैल्यू लिख देना चुपचाप। ये वैल्यू याद करके लिख देना, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इतना लिख देना। उसके बाद ये वैल्यू सिंपलीफाई करके लिख देना 9.81। एनी हाउ तुमको ये स्मॉल g का वैल्यू याद रखना ही है, तो आप इतना वैल्यू लिख देना और फिर स्मॉल g का वैल्यू लिख देना। आप चाहो तो इसको कैलकुलेटर से वेरीफाई कर सकते हो। यूजिंग योर कैलकुलेटर यू कैन वेरीफाई दैट द वैल्यू ऑफ g विल बी अप्रोक्सीमेटली 9.81
ढूंढेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कैसे ढूंढा, तो अर्थ के सरफेस से जस्ट ऊपर एक मास रख दिया है, उस पे नेट फोर्स लिखा। अब नेट फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिप्लेस कर दिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिप्लेस करने के बाद सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद सॉल्व करने के बाद g का वैल्यू कितना आ रहा है 9.81। अच्छा, ये g का वैल्यू जो है 9.81 ये ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ। अब यहाँ पर क्लोज का मतलब होता है 500 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पर क्लोज का मतलब है 500 किलोमीटर, मतलब अर्थ के सरफेस से, अगर अर्थ के सरफेस से 500 किलोमीटर तक ऊपर हो, 500 किलोमीटर तक ऊपर हो, तब तक यू कैन टेक या तब तक यू कैन अज्यूम द वैल्यू ऑफ g एज 9.81। 500 किलोमीटर से जब ऊपर चले जाएंगे ना तो g का वैल्यू चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। मैं एक फॉर्मूला बता दूंगा तुमको नेक्स्ट वाले क्लास में, हायर क्लासेस में पढ़ना होता है वेरिएशन ऑफ g के नाम से। अब हमारे लिए या हमारे सिलेबस में जो क्वेश्चन होंगे ना 500 किलोमीटर इमेजिन कर सकते हो, बहुत ज्यादा होता है, ये जो बिल्डिंग की हाइट होती है वो कुछ मीटर्स में होती है, तो 500 किलोमीटर आप इमेजिन कर सकते हो कि वो कितना होगा। जैसे वो जो माउंटेन जंगा, माउंटेन क्या है यार, माउंटेन जंगा, माउंटेन केटू, माउंट केटू, माउंटेन जंगा, जंगा ऐसे कुछ नाम, वो जो माउंट केटू है उसका हाइट समथिंग 7 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट है, तो 7 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेट अगर उसका हाइट है तो आप इमेजिन कर सकते हो कि 500 किलोमीटर का मतलब क्या है। मतलब डे टू डे लाइफ में जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो g का वैल्यू क्या करना है, कांस्टेंट अज्यूम करना है। लेकिन तुम जब डे टू डे लाइफ से दूर चले जाओगे, जैसे तुमने देखा है मंगलयान को जो मूवी आई थी मार्स मिशन या क्या नाम से आया था मूवी, अक्षय वाली जो मूवी आई थी, उसमें वो क्या होगा, सैटेलाइट को अर्थ के वो मून में भेज रहे हैं क्या। अब अगर वो मून में भेज रहे हैं मतलब अर्थ के सरफेस से बहुत दूर भेज रहे हैं, नहीं मून में नहीं, मार्स में भेजा था ना, मिशन मंगल मार्स में भेजा था भाई। अब अगर वो मार्स में भेज रहे हैं तो अर्थ के से सरफेस से बहुत दूर भेज रहे हैं, अगर अर्थ के सरफेस से बहुत दूर भेज रहे हैं तो वहां पर g का वैल्यू विल चेंज आफ्टर 500 किलोमीटर्स, g का वैल्यू विल चेंज टिल 500 किलोमीटर्स। ये ऐसा समझ लो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग g का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, वो नहीं बदलने वाला। बात समझ में आ रहा है क्या? तो इतना ही देते हैं आज, नोट कर लो, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।